Hello friends, in this video lecture I will discuss about question related to leucoperon, DNA fingerprinting, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके पहले हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग वहां से इजीली देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, और अपने फ्रेंड ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पहले जो स्क्रीन पे दिया हुआ है उसको पढ़िए और खुद से आंसर करिएगा, उसके बाद जो है आंसर इसका देखिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे थे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो डिस्कवर की गई थी एलेक्स जेफरी के द्वारा सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एलेक्स जेफरी। और भी देख लेते हैं, जैकब मोनोड हम लोग किस में पढ़े, लैकोपेरॉन में देखे हैं कि वहाँ पे जो पेरॉन सिस्टम होता है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जैकब एंड मोनोड के द्वारा। उसके बाद हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। अब इसमें दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, कुछ टर्म दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि कौन सा सीक्वेंस मैच करता है, कौन सा मैच नहीं करेगा। तो ओपेरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर प्रमोटर। तो यस, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे ओपेरॉन कहता है ग्रुप ऑफ जीन, जिसमें क्या होता है, आपको स्ट्रक्चरल जीन भी देखने को मिलेगा, ऑपरेटर भी देखने को मिलेगा, प्रमोटर रीजन भी देखने को मिलेगा। ट्रांसलेशन क्या है, यूजिंग इन्फॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक प्रोटीन। तो ट्रांसलेशन यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए। अब यहाँ पे दे दिया सिर्फ टीआरएनए, तो टीआरएनए नहीं होगा यहाँ पे, या तो आरएनए देगा या तो एमआरएनए होगा। ओके, अब नेक्स्ट डी है आपका रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, बाइंड विद ऑपरेटर रीजन। तो हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा ओपेरॉन सिस्टम है उसमें ऑपरेटर रीजन जो होता है वहाँ पे क्या बाइंड कर जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन। तो बाइंड टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, और ये क्या कर देता था, आरएनए पॉलीमरेज को रन होने से इनहिबिट कर देता था, जिससे ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन नहीं होती। तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन वाला यहाँ पे दिया है, ट्रांसक्रिप्शन में दिया राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए, नहीं यहाँ पे क्या होगा, डीएनए टू आरएनए। तो आंसर जो होगा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड, तो सी वाला जो है रॉन्गली मैच्ड है, और तीनों के तीनों जो ए बी एंड डी हैं ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जीन कंटेनिंग मल्टीपल एक्सॉन्स एंड एट लीस्ट वन इंट्रॉन स्टम्प्ड एज। अब ऐसे जीन को क्या बोलते हो, अब बताइए। जब हम लोग वहाँ पे देख रहे थे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, वहाँ पे कुछ जीन का सीक्वेंस था, कुछ इस तरीके से कोडिंग थे, कुछ नॉन कोडिंग थे। तो कोडिंग वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, नॉन कोडिंग वाले को इंट्रॉन बोलते हैं। जब जो ये दोनों जीन एक साथ प्रेजेंट हो किसी एमआरएनए स्ट्रैंड में, तो क्या होते हैं, वो हम उसको ऐसे जीन को क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन, जहाँ पे एक्सॉन के साथ साथ इंट्रॉन या कोडिंग के साथ नॉन कोडिंग भी प्रेजेंट हो, तो उसको बोलेंगे स्प्लिट जीन। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, स्प्लिट जीन। और ऑपरेटर जीन, एपिस्टैटिक जीन, सिंथेटिक जीन ये नहीं होंगे, क्या होगा इसका, स्प्लिट जीन। नेक्स्ट दिया है फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन इन लैकोपेरॉन। तो आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन एएमसी या नीट के हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा, अपने से आंसर करिए, नहीं आएगा तब बाद में देखिएगा। ओके, और ये सारे लेक्चर में भी आपको बता दिए गए हैं, डिटेल में बताया गया है लेक्चर में, इसीलिए लेक्चर मैंने एकदम डिटेल में प्रिपेयर किया है, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन करने में। तो आप लोग अब वहाँ पे लेक्चर को देखिए और देन क्वेश्चन करिए, या आप लोग अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लगा के क्वेश्चन करिए। अब स्ट्रक्चरल जीन था, स्ट्रक्चरल जीन में हम लोग देखे थे यहाँ पे क्या था, कितने जीन थे, 3 जीन थे। कौन कौन से, जेड, वाई एंड ए। और वहाँ पे मैंने बोला था आप लोगों को कि आप लोग इसका ऑर्डर जरूर याद करिएगा, ये एम्स का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ऑर्डर्स पूछा है लैकोपेरॉन में। तो यहाँ पे क्या होगा, जेड वाई ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, जेड वाई एंड ए। नेक्स्ट क्या है, सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल्स। तो जो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे सैटेलाइट डीएनए पे मैंने ज़्यादा जोर दिया था, उसके कितनी टाइप होते हैं, उसके टाइप के लिए बेसिस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करी थी, उसके स्टेप भी काफ़ी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सैटेलाइट डीएनए यूजफुल टूल्स इन। अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन में तो नहीं होता, हम लोग पढ़े ही नहीं है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं पढ़े हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वहाँ भी नहीं पढ़े, फॉरेंसिक साइंस। अब हम लोग जो पढ़े हैं यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए, वो किस में पढ़े थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये किसी की ब्रांच है, किससे रिलेटेड है, फॉरेंसिक साइंस। इसमें क्या होता है, किसी क्राइम को आइडेंटिफाई करना हो, ओके, या पैटर्निटी टेस्टिंग में हो, तो ऐसे जगह पे क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं। सैटेलाइट डीएनए होते क्या हैं, दे आर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले उसका, ये हो जाएगा फॉरेंसिक साइंस।
इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर एंड आरएफएलपी आर द मेथड फॉर। पीसीआर और आरएफएलपी किसके लिए हैं? डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज होते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे क्या है, दोनों एक साथ अगर आएगा तो आप यहाँ पे देखिए पीसीआर और आरएफएलपी की बात आ गई, मतलब कहीं ना कहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, स्टडी ऑफ एंजाइम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तीनों ऑप्शन ए, सी एंड डी गलत है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ना दे करके सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए क्या दे दिया है? डीएनए जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा यहाँ पे कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा पीसीआर एंड आरएफएलपी आर द मेथड फॉर, किसमें हम लोग देखते हैं पीसीआर और आरएफएलपी एक साथ? कहाँ पे देखते हैं हम लोग? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब यहाँ पे क्या जो है बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए? तो वहाँ पे मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको, एक तो आरएफएलपी एंड या तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आपको दिया हो। तो अब देखिए ऑप्शन पढ़िए, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन द ridges एंड ग्रुप्स ऑफ द फिंगरप्रिंट्स। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिस नहीं था कि रिजेज एंड ग्रुप्स इन द फिंगरप्रिंट, ऐसा कुछ नहीं है। सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एज हाईली रिपीटेटिव शॉर्ट डीएनए सेगमेंट, तो ये हो सकता है। उसके बाद है द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, ये नहीं है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग किसको कैटेगराइज करते हैं? इसके बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं सैटेलाइट डीएनए को। नेक्स्ट क्या है, द रिलेटिव डिफरेंस इन द डीएनए अकरेंस इन ब्लड, स्किन एंड सलाइवा, इसके बेस पे नहीं करते। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्यों? यहाँ पे दिया है सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे मिनी सैटेलाइट। ओके, मिनी सैटेलाइट, वीएनटीआर, ये सारा चीज़ वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो ये क्या है? सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये बेसिस है मेनली किसके लिए? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। या अगर यहाँ पे आरएफएलपी दे देता, सैटेलाइट डीएनए ना दे करके क्या दे देता? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएफएलपी दे देता, या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म दे देता, तो भी ऑप्शन सही होता। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, बस यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट दे दिया सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एज हाईली रिपीटेड, मतलब वेरिएबल नंबर में ना, हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट। शॉर्ट डीएनए सेगमेंट हो गया मतलब वेरिएबल रिपीट हो गया, उसके 10 वेरिएबल वो हो गया सेगमेंट हो गया, और हाईली रिपीटेड टेंडिमली रिपीटेशन भी हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया? रिपीटेड डीएनए क्या कर रहा है यहाँ पे? बेसिस है किसके लिए? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो आरएफएलपी या सैटेलाइट डीएनए का हाईली रिपीटेड दे दे आपको, या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म दे दे बेसिस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीएनए सेगमेंट्स जनरेटेड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, मतलब यहाँ पे आपको ये दे दिया है कि अगर मान लीजिए ये डीएनए है, इसको फ्रैगमेंट करके इस तरीके से फ्रैगमेंट कर दिया गया, तो ये कौन सी टेक्निक होगी जो इसको क्या करेगी? अलग अलग सेपरेट करने का काम करेगी। तो हम लोग पढ़ते थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, सेपरेशन के लिए। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मैपिंग ये नहीं होगी। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग डेंसिटी के बेसिस पे करते हैं। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या होता है? डीएनए जो होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट डीएनए इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, क्यों सैटेलाइट डीएनए इंपॉर्टेंट है? कोड्स फॉर एंजाइम, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं? दे आर जंक डीएनए, नॉन कोडिंग होते हैं। नेक्स्ट, कोड फॉर प्रोटीन नीडेड इन सेल साइकिल, ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता था इन पॉपुलेशन, एंड ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल, अगर उससे रिलेटेड है तो, विच इज़ हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, तो ये पेरेंट टू चिल्ड्रन भी ट्रांसफर होता है। तो ये जो है कह सकते हैं जो सैटेलाइट डीएनए है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। ओके, और ये लगभग जो रिलेटेड इंडिविजुअल हैं उसमें ये सेम होंगे, और ये पेरेंट से चिल्ड्रन में इनहेरिटेड होंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन एंड इज सेम इन ऑल मेंबर। अब यहाँ पे दे दिया सेम इन ऑल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, तो ऐसा नहीं है, ये जिससे रिलेटेड होंगे उसमें सिमिलर चांस होगा मिलने का, मतलब अपने पेरेंट्स से, बट पॉपुलेशन में नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? सी। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि उसकी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसके बेसिस पे ही हम आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं कई इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बीच में, और ये पेरेंट से चिल्ड्रन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाट इनिशिएटेड बाय, तो हम लोग जब पढ़ रहे थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा। और यहाँ पे दिया गया है और से ऑप्शन देख ले, तो आंसर इसका होगा ए, NIH
इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, और वहाँ पे मैंने बोला था कि आप लोग शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIH का मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। DOE का क्या मतलब होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बी ऑप्शन है NIS, NIH का फुल फॉर्म आपको मालूम ही है। EBI का क्या मतलब होता है, EBI का मतलब होता है यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये भी आंसर गलत है, आंसर इसका होगा ए, लेकिन मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ सबका। फिर है DDBJ, DDBJ का क्या मतलब होता है, DNA डेटा बैंक ऑफ जापान। तो ये जो है इसमें पार्टिसिपेट जो किया था, वो इनिशिएट जो इसको किया था, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे DOE करके दिया है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल DNA यूजिंग सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। तो इसमें जो आंसर होगा ये इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, PCR जो होता है वो यूज़ नहीं होता। इसमें हम लोग देखेंगे कि DNA को क्या करते हैं, DNA को पहले हम लोग आइसोलेट करेंगे, तो इसका फ्रेगमेंटेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस, देन इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसका सेपरेशन होगा। सेपरेशन होने के बाद अब वहाँ पे ब्लॉटिंग होगी, सदर्न ब्लॉटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, जेल से जो DNA के फ्रेगमेंट होते हैं वो नायलॉन शीट पे जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब जब सदर्न ब्लॉटिंग के बाद ये एक्सपोज्ड किए जाते हैं, जब यहाँ पे प्रॉप वगैरह, रेडियो लेबल प्रॉप वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो ये एक्सपोज्ड किए जाते हैं एक्सरे उसमें, तब जा कर के हमें पता चलता है कि जो है कौन सा बैंड कहाँ पे दिख रहा है या बैंड देखने को मिलता है। तो इसमें जो PCR है वो जो है ज़रूरी नहीं है। PCR हम लोग बस इसलिए यूज करते हैं वहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए जो सैंपल आप लाए हो, कलेक्ट किए हो, वहाँ पे क्या हो, आपके पास वो कलेक्शन रहे। मान लीजिए कोई किसी स्टेप में आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, बट ज़रूरी नहीं है उसके लिए, ठीक है, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के लिए। ये इसलिए ज़रूरी है PCR, क्योंकि हमारे पास सैंपल जो लाए हैं वो कलेक्शन में रहे। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो हमारे पास उसकी कॉपी रहे DNA की, इसलिए हम लोग PCR वगैरह लगाते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगाते। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो PCR होगा। क्यों, क्योंकि सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में जो यूज होते हैं स्टेप्स वो क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ऑटो रेडियोग्राफी है, ब्लॉटिंग है, बट PCR ज़रूरी नहीं है। ओके, तो आंसर यहाँ पे होगा ए। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको बैंड दिए हुए हैं। ओके, अलग अलग इंडिविजुअल के बैंड दिए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ चिल्ड्रन हैं, दो, मान लीजिए ये K और L चिल्ड्रन है। अब इसको मैच कराना है कि ये जो चिल्ड्रन है किस पेरेंट से मैच करते हैं। आपको ये सारी प्रोसेस बना करके दे दिया गया, ये एम्स का क्वेश्चन है। अब आपको मैच कराना है कि K वाला बच्चा जो है किस पेरेंट से मैच कर रहा है, और L वाला बच्चा किस पेरेंट से मैच कर रहा है। पेरेंट्स कितने हैं, 4 पेरेंट हैं। अब ये 4 पेरेंट क्या कह रहे हैं कि ये भाई K हमारा है, L हमारा है। तो अब आप उनकी बात को ना मान करके क्या करोगे, उनका जो एक्सपेरिमेंट के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, एक्सरे, ऑटोग्राफी के बाद जो आपको एक्सरे फिल्म मिली है, उस पर जो बैंड दिख रहे हैं आपको, उसको मैच करा के आप बता दोगे, अच्छा K जो है इसका बच्चा है, L जो है इसका बच्चा है। तो आप मैच कराइए। K वाली में देखिए कितनी बैंड है, 1 2 3 4 बैंड है। ये 4 बैंड जो है किससे मैच कर रही है, A से मैच कर रही है। किससे मैच कर रही है, यहाँ पे देखिए 4 बैंड जो है, तो K किससे मैच कर रहा है, A से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो K से मैच कर रहा है। अब L को देख लेते हैं, L में कितनी बैंड है, 1 2 3 बैंड है। तो L ज़्यादा किससे मैच कर रहा है, D से मैच कर रहा है। तो अब आप देखिए L किससे मैच कर रहा है, D से। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें K A से मैच कर रहा है, L D से, मतलब सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप लोग जब क्वेश्चन कर पाते हो तो कितना आप लोगों को खुशी होती है। तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, चाहे बुक से पढ़िए, चाहे लेक्चर से पढ़िए, देन उसके बाद क्वेश्चन करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड ग्रुप में भी वीडियो शेयर करिए, क्योंकि मैं इस तरीके के लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ उस क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, कैसे आप उसको सॉल्व करो, ये आप लोग कर पाओ। ओके, थैंक यू।